नमस्कार, वेलकम टू लीगल बोल। दोस्तों, उत्तराधिकारी और उसके अधिकारों को लेकर अनेकों ऐसे सवाल हैं जो डिफरेंट मैटर में न्यायालय के समक्ष आते रहते हैं। उनको स्पष्ट करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर गाइडलाइन जारी करता रहता है। चेक बाउंस से जुड़े मामलों में भी उत्तराधिकारी को लेकर काफी बार यह क्वेश्चन पुट किया जाता है कि क्या चेक होल्डर की मृत्यु हो जाने पर उसके लीगल हेयर चेक धनराशि को वसूलने का अधिकार रखते हैं या नहीं, या फिर मृतक के उत्तराधिकारी के लिए देनदार की लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी या बनी रहेगी, क्योंकि आरोपी की देनदारी जिसके लिए बनती थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका व्यवहार चेक होल्डर के साथ था, ना कि उसके उत्तराधिकारियों के साथ। इसलिए देनदार की उनके प्रति ना कोई जवाबदेही बनती है और ना ही कोई लायबिलिटी। तो चलिए इस समस्या का समाधान हम इस केस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली कोर्ट ने उत्तराधिकार को लेकर इस केस में क्या डिसीजन दिया। इस केस के कैरेक्टर को मैं राम, श्याम व अन्य नामों से संबोधित कर समझाने का प्रयास करूंगा। तो मामले की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2011 से, जहां राम ने श्याम को 15 लाख रुपए उधार दिए और इन 15 लाख रुपए के लिए एक प्रोमिसरी नोट राम के फेवर में एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ सालों बाद 2 सितंबर 2016 में श्याम की मृत्यु हो जाती है। श्याम की मृत्यु के बाद उसका भाई गोपाल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इन 15 लाख रुपए को चुकाने की जिम्मेवारी लेता है। फिर कुछ समय बाद अप्रैल 2018 को राम की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ राम के उत्तराधिकारी उसके 2 बेटे हैं, लव और कुश। अब ना तो देनदार जीवित रहा और ना ही लेनदार, लेकिन अब राम के स्थान पर उसके 2 बेटे लवकुश और श्याम के स्थान पर उसका भाई गोपाल उत्तराधिकारी है। लवकुश गोपाल से 15 लाख रुपए की मांग करते हैं और गोपाल इस ऋण को चुकाने के लिए 4 जुलाई 2019 को मृतक राम के नाम पर 15 लाख रुपए का चेक जारी करता है, जो कि बाउंस हो जाता है। अब लवकुश आरोपी गोपाल को डिमांड नोटिस भेजते हैं। आरोपी की ओर से कोई रिस्पॉन्स न आने पर आरोपी के खिलाफ सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। अब ट्रायल कोर्ट आरोपी गोपाल को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का ऑर्डर देती है। आरोपी ट्रायल के इस ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली सेशन कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है, जहां आरोपी के वकील की ओर से न्यायालय में यह आर्गुमेंट की जाती है कि यह ऋण मेरे भाई श्याम को 1 जुलाई 2011 में दिया गया था, जबकि चेक 4 जुलाई 2019 को दिया गया था, जो कि ऋण वसूलने की निर्धारित समय सीमा 3 वर्ष से ज्यादा है। इसलिए यह ऋण कानूनी रूप से वसूलने योग्य ऋण नहीं है, यह लीगल एनफोर्सेबल डेट नहीं है। इस चेक के लिए सेक्शन 138 के तहत कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। 4 जुलाई 2019 को यह चेक राम को जारी किया गया था, जबकि 21 अप्रैल 2018 को राम की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जिस तारीख को चेक इशू किया गया था उस तारीख को राम जीवित नहीं था और मृत व्यक्ति के नाम पर दिया गया चेक का केस मेंटेनेबल नहीं है। इस कंप्लेंट में लव कुश ना तो 15 लाख रुपए उधार देने वाले पेई है और ना ही होल्डर इन ड्यू कोर्स है। चेक पर लव या कुश किसी का नाम नहीं और ना ही मैंने अपनी इच्छा से अपने भाई श्याम की देनदारी स्वीकार की है। लवकुश की ओर से कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में पेश नहीं की गई है जो लवकुश को यह कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार देती हो, और ना ही लवकुश की ओर से कभी भी ऋण वापसी की डिमांड की गई है। यह कंप्लेंट टाइम बार्ड है, डेट लीगल एनफोर्सेबल नहीं है और किसी भी तरह की ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। इसलिए ट्रायल कोर्ट के समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। ऐसी कंडीशन में सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। अब अपोजिट साइड लवकुश के वकील की ओर से श्रीमती तरुण समदर्शी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस का एग्जांपल देते हुए कहा गया कि यह ऋण टाइम बार्ड है या नहीं, इस फैक्ट को ट्रायल के बिना डिसाइड नहीं किया जा सकता। आरोपी गोपाल ने जानबूझकर मृतक राम के नाम पर यह चेक इशू किया और डिमांड नोटिस का रिप्लाई भी नहीं किया। लव और कुश मृतक राम के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इन्हें चेक इनकैश करवाने के लिए बैंक में प्रेजेंट करने का और डिसऑनर होने पर सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल करने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट यह डिसाइड करता है कि आरोपी द्वारा ऐसी रिवीजन फाइल किया जाना ही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह चेक टाइम बार्ड ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं, यह फैक्ट केस के इनिशियल स्टेज पर डिसाइड नहीं किया जा सकता।
चेक इशू किए जाने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राशि बकाया है। आरोपी गोपाल को मुकदमे में साबित करना होगा कि राशि बकाया नहीं थी या फिर चेक राम के उत्तराधिकारी लव और कुश को जारी नहीं किया गया था। कोर्ट ने भागवा वर्सेस श्री कदासिद्धेश्वर ट्रेडिंग कंपनी के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को कोट करते हुए कहा कि यह सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि पेयी की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी व्यवहारिक उद्देश्यों से उसका स्थान ले लेते हैं, तो ऐसे उत्तराधिकारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं और आरोपी पर मुकदमा भी चला सकते हैं, लेकिन आरोपी उसके उत्तराधिकारी पर सवाल उठा सकता है। तो शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि वह भुगतानकर्ता का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कानूनी उत्तराधिकारी है। शंकरलाल वर्सेस संयोगिता देवी मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो चेक होल्डर के कानूनी उत्तराधिकारी को सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल किए जाने से रोकता हो। मृत चेक होल्डर का कानूनी उत्तराधिकारी बकाया राशि को वसूलने के लिए कार्रवाई कर सकता है। शिकायतकर्ता उत्तराधिकारी ने ऐसा कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया है जो साबित करे कि वह राम के कानूनी उत्तराधिकारी है, लेकिन इस आधार पर कंप्लेंट को खारिज नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान भी इस कमी को ठीक किया जा सकता है, इसलिए इस रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर निचोड़ यह निकल कर आता है कि कानूनी रूप से उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह चेक धनराशि की वसूली के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्योंकि इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है जो उत्तराधिकारी को केस करने से रोकता हो। लेकिन आरोपी को भी यह अधिकार है कि वह उसके उत्तराधिकारी होने पर सवाल उठा सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए लीगल बोल।